भारत के 3 स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा लोग अफीम की खेती पर डिपेंडेंट हैं। आंकड़ों के हिसाब से अफीम की खेती करने वालों की सही तादाद 30 से 35 हजार है। इसकी खेती करने वाले किसानों को 1 किलो अफीम की कीमत 1,000 रुपए मिलती है। खुले बाजार में 50,000 रुपए पर किलो इसकी कीमत होती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इलीगल तरीके से पैदा करी गई अफीम की कीमत लाखों में होती है। सरकार के लाइसेंस पर भारत से अफीम की खेती करने वाले लोगों से सरकार अफीम से निकला मिल्की लाइक मटेरियल, जिसे लेटेक्स कहते हैं, वो सरकार ले लेती है और बीज किसान खुले बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद ये अफीम फैक्ट्रियों में रिफाइंड होकर दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग नामों से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पर अफसोस हकीकत यह है कि सरकार के इतने कंट्रोल के बाद भी भारत लगातार नशे की चपेट में आता जा रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया की 75% अफीम इलीगल तरीके से पैदा होती है अफगानिस्तान में, और यह भी कहा जाता है कि तालिबान इस पूरे कारोबार को कंट्रोल करता है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक बाजार हो या फिर यूरोप और अमेरिका का बाजार हो, अफगानिस्तान से निकलने वाली अफीम हर जगह मौजूद है। इस काम में कोलंबिया जैसे मुल्क भी आगे हैं, मगर भारत अब अफीम का एक बड़ा बाजार बन चुका है। और फिक्र की बात यह है कि जहां दुनिया में औसतन 0.7% लोग अफीम से बने नशीले ड्रग्स या सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, वहीं भारत में 2.1% लोग इस तरह के नशीले ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो अफीम से बना होता है, और इस अफीम से बनती है हेरोइन। अरे हाँ, हेरोइन से याद आया, बॉलीवुड और उसमें काम करने वाली हीरोइंस, क्योंकि ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद गोदी मीडिया के तमाम चैनलों पर अब रिया चक्रवर्ती की जगह दीपिका पादुकोण ने ले ली है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच घूमते घूमते अब बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच पर आकर टिक गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को कुछ दिनों पहले जांच के दौरान दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई चैटिंग हाथ लग गई है, जिसमें डी और के वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और कहा जा रहा है कि डी का मतलब है दीपिका और के का मतलब है करिश्मा। चैटिंग में डी की ओर से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास माल है, तो के की ओर से जवाब आता है कि हाँ है, लेकिन घर पर है और मैं बांद्रा में हूं। चैटिंग में आगे किसी अमित नाम के शख्स का भी जिक्र है और गांजा और वीट का भी जिक्र होता है। के बाद एनसीबी ने 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण को बुलाकर पूछताछ करी। खबरों के हिसाब से एनसीबी ने दीपिका और उसके मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करी थी। इसके अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी पूछताछ करी गई है। अब आपको यहां पर याद दिला दें कि इसी साल जनवरी में दीपिका पादुकोण जब जेएनयू के स्टूडेंट्स पर हुए हमले के बाद वहां चल रहे धरने में पहुंची थी, तो भाजपा की ट्रोल आर्मी से लेकर बीजेपी नेता और मोदी सरकार के मंत्री तक उनके पीछे पड़ गए थे। दीपिका के पुराने वीडियो को निकाल कर शेयर किया गया था और यह भी कहा गया था कि वो तो कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुकी हैं। बीजेपी के अहम पदों पर बैठे कई नेताओं ने दीपिका को जिहादी, पाकिस्तान परस्त और टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्टर बताया था। खास बात यह है कि जिस चैटिंग को लेकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ करी जा रही है, वो चैट भी 2017 की है और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका काम है बड़े बड़े ड्रग्स माफिया को पकड़ने का, वो 59 ग्राम ड्रग्स के कंज्यूमर के पीछे पड़ा है। क्योंकि ड्रग्स से जुड़े इंडिविजुअल मामलों में एनसीबी का कोई रोल नहीं होता है और बड़े लेवल पर ड्रग्स सिंडिकेट या माफियों का पकड़ना ही इनका काम होता है। अब दीपिका पादुकोण ऐसा कौन सा राज उगल देंगी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को नहीं पता है, ये समझ नहीं आता है। ममता कुलकर्णी से लेकर संजय दत्त और संजय दत्त से लेकर फरदीन खान और फिर भाजपा के नेता रहे प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन ने 14 साल पहले जो कुछ बताया था, उससे बढ़कर कोई खुलासा होने जा नहीं रहा है। रेव पार्टियों में पकड़े जाते रहे फिल्मी कलाकारों से वो कौन सी बात आज तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता नहीं चल पाई है जो दीपिका पादुकोण उन्हें बता देंगी। वक्त बदला, चेहरे बदले, पर ना तो ड्रग्स का कारोबार कम हुआ, ना इसकी चपेट में आने वाले युवाओं की तादाद कम हुई। ड्रग्स के कारोबार को करीब से जानने वालों का दावा है कि शौक और संगति नशे के इस कारोबार को जिंदा रखती है। लेकिन अगर देश की हुकूमत चाह ले और फिर भी वो शौक को बदल ना पाए,
ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, ऐसा जरूर माना जाता है कि जब हुकूमतें नशे के कारोबार के सामने घुटने टेक देती हैं तो नशा बहुत तेजी से फैलता चला जाता है। भारत ड्रग्स के कारोबारियों का चारगाह बनता जा रहा है। कैसे और क्यों बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते भारत पूरी दुनिया में अफीम की खेती के लिए बदनाम हो गया था। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान अफीम की खेती करने वाले भारतीय किसान तो कभी अमीर नहीं हो पाए, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाला मुल्क भारत जरूर बन गया था। लेकिन आजाद भारत ने इस बदनामी से देश को आजाद भी कराया। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक 1953 से 54 में भारत में 52,930 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती होती थी। लेकिन आज सिर्फ इसके 10वें हिस्से में ही अफीम की खेती होती है, सिर्फ दवाइयां बनाने की खातिर, और वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की सख्त निगरानी में। दुनिया में अफीम की पैदावार अचानक 2017 में 2016 के मुताबिक 65% बढ़कर 10,500 टन तक जा पहुंची। अकेले अफगानिस्तान में 9,000 टन अफीम की पैदावार हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87% ज्यादा थी। दुनिया में 2016 के मुकाबले 2017 में 4,20,000 हेक्टेयर के एरिया में अफीम की खेती करी गई थी। इसमें 65% हिस्सा अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में 3,28,000 हेक्टेयर जमीन पर अफीम की खेती हुई है। अंदाजा है कि 550 से 900 टन एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली हेरोइन की पैदावार हुई है। 2017 में इसकी कीमत 4.1 अरब डॉलर से लेकर 6.6 अरब डॉलर आकी गई थी। अफगानिस्तान की जीडीपी का यह तकरीबन 20 से 32% तक हिस्सा है। भारत तक ड्रग्स पहुंचने का जो सबसे कॉमन रास्ता रहा है वो है गोल्डन क्रेसेंट रूट, यानी अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान और फिर भारत। मगर अब यह रास्ता बंद हो चुका है। इसके बाद नया रास्ता बना गोल्डन ट्रायंगल, यानी थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के रास्ते भारत। पर यह रास्ता भी अब बदला जा चुका है। अब जिस रास्ते ड्रग्स भारत पहुंच रही है वो है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार रूट। इसके अलावा भी पानी और हवा का रूट अभी बंद नहीं हुए हैं। हवाई अड्डे पर पकड़ी जाती रही हेरोइन कोकीन की खेप बताती है कि इन रास्तों में भी ऐसे छेद हैं कि ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में तकरीबन 32,559 लोग ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तार हुए थे। 2018 में यह तादाद बढ़कर 47,604 हो गई। दुनिया में तकरीबन 27.5 करोड़ लोगों ने 2016 में अफीम का नशा किया था। 2015 में तकरीबन 4.5 लाख लोगों की जान ड्रग्स ने ले ली थी। ड्रग्स के साथ साथ शराब से भी लोगों की मौत हो रही है। मगर अल्कोहल से मौत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 2 अरब 30 लाख लोग शराबी हैं और 2016 में 30 लाख लोगों की मौत शराब से हुई थी। भारत के लिए फिक्र की बात यह है कि भारतीयों में अल्कोहल की खपत 2005 में जहां 2.4 लीटर थी, वहीं 2016 में 5.7 लीटर हो चुकी है। शराब और ड्रग्स के नशे भले ही अलग अलग हों, लेकिन जब दोनों ही नशे से लोग तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो एक नशे से रेवेन्यू कमाया जा रहा है और दूसरे नशे को लेकर मोरालिटी यानी नैतिकता की सीख दी जा रही है। कमाल है, अवाम नशे में डूबी हुई है और सरकार ऐसा होते हुए देख रही है। साल 2001 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंटेलिजेंस ऑफिसर को यह खबर मिली थी कि एक ड्रग पैडलर जुहू में किसी को कोकेन बेचने आ रहा है। ड्रग पैडलर कोकेन को लेकर पहुंचा और वहां मौजूद ऑफिसर्स ये देखकर हैरान हो गए थे कि ड्रग खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि फरदीन खान थे। ड्रग पैडलर के पास से 9 ग्राम कोकेन पकड़ी गई थी, जबकि फरदीन खान ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 1 ग्राम कोकेन ही खरीदनी थी।
ड्रग पैडलर को 5 साल की सजा हुई और एक्टर फरदीन खान को नशा मुक्ति कोर्स के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। फिल्मी दुनिया की ग्लैमर्स चकाचौंध के पीछे कई बड़े राज होते हैं, जिनमें से एक ड्रग्स वाला एंगल बहुत पहले ही सामने आ चुका है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर सही से जांच हो तो आधा बॉलीवुड इस मामले में सलाखों के पीछे होगा। पर अभी जिस तरह से जांच का तमाशा चल रहा है, जिसमें सिर्फ हीरोइन से पूछताछ हो रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि यह खेल सियासी है और इस पूरे तमाशे की डोर भाजपा के हाथ में है, जिसको खींचा जा रहा है बिहार के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।